मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपर कास्ट के लोग हैं तो हमें रिजर्वेशन के बारे में क्या हम उतनी डेप्थ में बात कर पाएंगे? कोई भी पार्टी, कोई भी दल इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, और अगर करना चाहता तो वो पहले अपना वोट बैंक बचाना चाहता है। क्या आप रिजर्वेशन के खिलाफ हैं या आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं? मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं जातिगत आरक्षण के खिलाफ हूँ। मुझे अच्छे तरीके से याद है जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था और जो मेरी पहली कंपनी थी उसके जब मैं ज्वाइन करने गया था, मेरे को बोर्ड रूम में बिठाया गया था। उसमें इंग्लिश में एक कोट लिखा था जिसका हिंदी में मतलब ये निकलता है कि अगर किसी को भूख लगी हो तो उसे मछली पकड़ना सिखा दो, उसे मछली हैंड ओवर मत करो, क्योंकि अगर आप उसे मछली दे दोगे वो दोबारा आप पर आश्रित रहेगा। एग्जैक्टली, वो डिपेंडेंट हो जाएगा। वो डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या जुलाई और अगस्त 2026 में ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुका है? बट सोशल डिस्क्रिमिनेशन आज की तारीख में जातिगत आधार पर नहीं है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ क्यों नहीं है। अगर पहले के समय, आज से 50 साल या 70 साल पहले के बारे में बात करेंगे तो आप क्या करते थे, अगर एक स्पेसिफिक जाति वर्ग के लोग आ गए तो आप उनका छुआ खाना नहीं खाएंगे। फिर आप ना ओबीसी को मना कर सकते हैं, ना एससी को मना कर सकते हैं, ना एसटी को मना कर सकते हैं। तो आप फिर महिला को भी बंद करो। अगर रिजर्वेशन नहीं देना, देश में रिजर्वेशन का आर भी ना है, ना महिला को मिलेगा, ना ट्रांसजेंडर को मिलेगा, ना एलजीबीटी को मिलेगा, ना डिसेबल को मिलेगा, ना किसी पॉलिटिशियन को मिलेगा, सब खत्म करते हैं ना। आई डोंट अग्री विद यू। उसका सिंपल रीजन है, मैं वापस बोलता हूँ, रिजर्वेशन मैं इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे चुनाव जीतना है, या मैं इसलिए फेवर नहीं कर रहा कि मुझे चुनाव जीतना है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन इंस्टाग्राम पे एक पेज बन चुका है, लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इसके बारे में बात होनी चाहिए और 16 अगस्त को एक तारीख निकाली है जिस दिन प्रोटेस्ट किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ इस तरीके का आंदोलन अगर निकल के आता तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा, क्योंकि ये सारे राजनीतिक दलों से हटकर एक नया इनिशिएटिव है। जो लोग ये इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, मैं मतलब अगर मैं खुले दिल से बोलूं तो मैं उनके साथ में हूं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज बात करते हैं देश के बारे में, आज बात करते हैं हिंदुस्तान के बारे में, यानी भारत के बारे में, इंडिया के बारे में, और इसमें क्या क्या खामियां हैं जरा उसके बारे में भी बात करते हैं। आज का हमारा स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा रिजर्वेशन। हाल फिलहाल में हुआ क्या कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद अब एक नया पेज बना है इंस्टाग्राम पे जिसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में डीप डाइव होके कि रिजर्वेशन क्या सही है, क्या गलत है, अगर रिफॉर्म्स किए जाते हैं तो क्या सही रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। आज पूरा ओपन अप होके डिस्कशन होगा। हो सकता है कि इस पॉडकास्ट में आपके ओपिनियंस बहुत अलग होंगे, लेकिन हम रेस्पेक्ट करते हैं आपके ओपिनियंस की भी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आज हमारे साथ एसके सर मौजूद हैं जिनसे आज बात होगी रिजर्वेशन के बारे में। बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, इसी फील्ड से आते हैं। तो आज बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में। एसके सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते आयुष, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज का टॉपिक थोड़ा सा क्या कहूं, या बिल्कुल ऐसा कहना चाहिए कि हाईली कंट्रोवर्शियल है। आज बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में। एसके सर, क्या मैं आपको पूरा नाम जान सकता हूं? मेरा नाम सुधांशु कुमार है। सुधांशु कुमार, आपकी जाति पूछ सकता हूं? आई जनरली प्रेफर नॉट टू से, बट पूछा तो बता देता हूँ, वी आर श्रीवास्तव बेसिकली। ठीक है, यू आर श्रीवास्तव। हाय, आई एम आयुष डी गुप्ता, तो हम बेसिकली गुप्ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपर कास्ट के लोग हैं तो हमें रिजर्वेशन के बारे में क्या हम उतनी डेप्थ में बात कर पाएंगे? मुझे लगता है बहुत ही कॉन्करेंट टॉपिक है, और इसकी प्रासंगिकता अगर मैं समय के हिसाब से बात करूं तो बहुत ज्यादा है जी, और इस पे बहुत चर्चा होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये हमारे जो इंडियन सिस्टम में इसको इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है जी, कि अब कोई भी पार्टी, कोई भी दल इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, और अगर करना चाहता तो वो पहले अपना वोट बैंक बचाना चाहता है और उसके बाद में समाज के भले के बारे में सोचता है। 2024 के चुनाव में अपोजिशन ने, राहुल गांधी जी ने ये कहा कि ये सरकार जब आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, ये सरकार जब आएगी तो आपका जो भी रिजर्वेशन है वो हटा देगी। उसके बाद सरकार को भारी पड़ गया। उसके बाद अमित शाह जी ने बोला कि हम जिंदगी भर भी रिजर्वेशन नहीं हटाएंगे। आपको क्या लगता है कि रिजर्वेशन हटा देगी कोई भी? मेरे ख्याल से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, आरक्षण जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर इतने बड़े कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है। आरक्षण की जो शुरुआत हुई थी या रिजर्वेशन की जो शुरुआत हुई थी वो इसलिए हुआ था कि जो सोसाइटी के, समाज के जो दबे वर्ग हैं, जिनके साथ में बहुत लंबे समय तक न्याय नहीं हुआ, वो इकोनॉमिकली वीकर हैं, बहुत ग्रो नहीं कर पाए, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, और ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हो पाए। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब पहले लोगों ने बेनिफिट लिया और बाद में अगर मैं जब देखता हूँ इस पूरे मुद्दे को, तो जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने ही अपनी सोसाइटी का शोषण किया है। आप
एक बार अगर आपने फॉर एग्जांपल आप आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, आपने बेनिफिट ले लिया, तो आपके बच्चों को क्या जरूरत है? ठीक है, आप उनको फिर रिमूव करिए, आप जो दूसरे लोग हैं, अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, उनको दीजिए। ठीक है। सो मेरे हिसाब से जो हमें अब आरक्षण का जो पैरामीटर है वो थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, जातिगत आधार पर ना देकर मेरे ख्याल से एक नए आधार तय करने पड़ेंगे और उस आधार पर फिर आरक्षण के बारे में बात करना पड़ेगा। ऑडियंस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं एक बार सर से फिर से कंफर्म कर लेता हूँ, क्या आप रिजर्वेशन के खिलाफ हैं या आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं? मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, मैं खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं जातिगत आरक्षण के खिलाफ हूँ। जातिगत मतलब सभी तरीके की जाति, मैं सारी जातियों को हटा देना चाहता हूँ। उसमें जाति धर्म किसी का कोई काम लेना देना नहीं है। समाज केवल दो वर्गों में विभाजित है, एक जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस है और दूसरा जो मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग हैं इकोनॉमिकली। गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से बात करूं तो सरकार कहती है कि 18 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला है, तो आपके हिसाब से यानी कि डेटा इंप्रूव हुआ होगा, राइट? प्राइमरली मैं मान के चलता हूँ, अगर 2011-12 का जो सेंसस है उसके हिसाब से तकरीबन 21.9%, मैं ब्रॉडली पकड़ता हूँ तो 22%। ठीक है। अगर 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और सरकार ये क्लेम कर रही है कि उसमें से और लोग ऊपर आए हैं, मैं फिर भी ये मान के चलता हूँ कि 22% ही है। ठीक है। 22% जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, वो उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है कि वो यादव है कि ठाकुर है कि पंडित है कि बनिया है कि, है ना। कोई कास्ट का वो नहीं है, इसमें हर जाति वर्ग के लोग, धर्म संप्रदाय के लोग हो सकते हैं। मैं सिंपल अगर मैं समाज के को ध्यान में रख के अगर बात करूंगा, मेरे हिसाब से जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बिकॉज उनको मेन स्ट्रीम में आने का हक है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा जो एक बहुत है, जहां अभी तक अंडर प्रिविलेज तो नहीं बोलूंगा, बट हमने कहीं ना कहीं पर जो महिलाओं की भागीदारी रही है और गवर्नमेंट बिल लेके भी आ रही थी उसके लिए, मैं कह रहा हूं कि वहां तो पास हो गया। जो महिलाओं के संदर्भ में अगर बात करूं तो उनके लिए अभी रिसेंटली जो बिल आया है उसको लोकसभा और राज्यसभा में चल रहा है जी। उस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर बात करें, बट एक बिल है जो संसद के पर्सपेक्टिव में है, बट अगर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, अगर सामने वाला बैठा है इंटरव्यू ले रहा है, तो द इंटरव्यूअर क्या वो ओपन है फीमेल्स को और मेल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, वो एक दूसरा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपके लिए डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए, और उसमें एक मैं विशेष समाज के एक विशेष वर्ग का उल्लेख करना चाहूंगा, और वो है ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर्स को इस कैटेगरी में रख के और उन्हें भी रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि उनका भी सोसाइटल डेवलपमेंट हो सके। आज की तारीख में कहीं पर भी कोई भी इन ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। ट्रांसजेंडर के बारे में मतलब कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने बात करी है, बिहार सरकार ने रिजर्वेशन दिया भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। आपने अभी महिलाओं की बात करी, सरकार एक बिल लेके आई, वो कहती है कि 33% रिजर्वेशन हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 33% रिजर्वेशन देंगे। रिजर्वेशन तो पहले से मिल रहा है, महिलाओं को भी मिल रहा है और जो डिसेबल्स हैं उनको भी मिल रहा है। रिफॉर्म्स कैसे आएंगे, कैसे रिफॉर्म जो आप बात कर रहे हैं? थोड़ा सा डायल बैक करते हैं, जब ये बिल के प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बारे में जी। किसी भी दल को, चाहे वो सत्ता दल हो या विपक्षी दल हो, किसने रोका है कि आप अगर आपके पास 100 सीटें या 544 सीटें हैं, आप 50% सीटें दीजिए ना औरतों को? किसने मना किया है? बिल्कुल। उसके लिए आपको बिल की क्या जरूरत है? और अगर आपको बिल की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके इंटेंशन सही नहीं है। तभी तो आपको उसकी 33% तक लेके आऊं ताकि सब लोग कंपेल हो जाए देने के लिए। सही बात है, हाँ। और तब मैं फिर ताकि जो मर्दों के चेयर्स हैं वो रहे इंटैक्ट, लेकिन उसके अलावा महिलाओं को सीट मिल जाए। तो कौन मना कर रहा है आपको? समाजवादी पार्टी बता दे मेरे को कितने लोगों ने लिया, बीजेपी बता दे कितनी महिलाएं काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी बता दे कितनी महिलाओं को दिया। आप 50-50 पे खेलिए ना, क्यों नहीं खेलते आप? सरकार को करना चाहिए 50%। बिल्कुल करना चाहिए। आप बाकी चीजों के ऊपर अगर आप जाके बात करने को तैयार हैं जी, आप सिंपल करिए ना। बहुत सिंपल तरीका है कि आप 50% सीट्स आप महिलाओं को देंगे, 50% सीट्स आप जेंट्स को देंगे। अब उसमें फिर डिवाइड कर लीजिए, जो गरीब तबके की महिलाएं आ रही है उनको गरीब के साइड से दे दीजिए, जो गरीब साइड से आ रहे हैं उनको मेल्स में दीजिए। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आप बनाइए, अरेंजमेंट बनाया जा सकता है। लेकिन आई थिंक विमेन रिजर्वेशन का तो अलग ही पूरा डिस्कशन हो जाएगा, हमारे कई पॉडकास्ट हो जाएंगे, शायद उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन महिला रिजर्वेशन में जो कुछ लोग हैं जो इसी समाज से चलते आ रहे हैं कि पेट्रियार्कल माइंडसेट उनका बहुत बन गया है, उनके खिलाफ है ये चीजें। सर, इस देश के जो मेल एमपी हैं वो नहीं चाहते कि महिला एमपी बने। हमेशा देखा गया है, डेटा की भी मैं बात करूं, हमेशा यही चीज में आती है कि अगर एक औरत लड़ रही है साथ में एक मर्द लड़ रहा है तो ज्यादा चांसेस हैं उस आदमी के जीतने के। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? समाज।
समाज में कौन कितने 50% पॉपुलेशन तो विमेंस की है, तो वो क्यों नहीं सपोर्ट करती? और ऐसा भी नहीं कि अगर 50% अगर आदमी है तो 50% के सारे आदमी केवल जो मेल कैंडिडेट होगा उसको ही देंगे, उसमें से भी आधे लोग जाके फीमेल्स को डालेंगे वोट। ओके, सो लेट अस नॉट बाइफरकेट कि मेरे को मेल है या फीमेल है, वहां पर हो सकता है कैपेबिलिटी इशू भी हो। ठीक है। सो अगर कैपेबिलिटी इशू है, आप जब चुनाव में अगर किसी को डाल रहे हैं वोट, तो किस बेसिस पे डाल रहे हैं, आपका क्राइटेरिया क्या है? ठीक है। अगर आपका क्राइटेरिया नहीं कि मेरे को मेल और फीमेल कैंडिडेट है, मेरे को फीमेल को जिताना है, शायद वो सही नहीं होगा। हु इज मोर कैपेबल, हु इज मोर कनेक्टेड विद द वेरी ट्रू, और शायद यही इक्वालिटी की बात भी रहेगी। वही बात इक्वालिटी। आपने बोला कि 22% डेटा जो है 2011-12 के सेंसस के मैं हिसाब से बात करूं, ठीक है, सेंसस अब आ भी जाएगा, आने वाले टाइम में नया डेटा मिल जाएगा, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार ने अभी हाल फिलहाल में कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, मुफ्त राशन दिया। अगर ये डेटा कम हुआ है, अगर पॉवर्टी कम हुई है, इतने लोगों को, गरीबों को राशन देने की जरूरत कैसे पड़ गई? मेरे ख्याल से मैं इस मुफ्त का जो की रेवड़ियां बढ़ती हैं जी, मैं उसके एकदम सख्त खिलाफ हूं। उसका रीजन ये है कि आप ऐसे में लोगों को पंगु बना रहे हैं, आप डिपेंडेंट बना रहे हैं अपने ऊपर। आप 80 करोड़ लोगों को राशन मत दीजिए, आप 80 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिए, उनको जॉब दीजिए। मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था और जो मेरी पहली कंपनी थी उसके जब मैं ज्वाइन करने गया था, मेरे को बोर्ड रूम में बिठाया गया था। उसमें इंग्लिश में एक कोट लिखा था जिसका हिंदी में मतलब ये निकलता है कि अगर किसी को भूख लगी हो तो उसे मछली पकड़ना सिखा दो, उसे मछली हैंडओवर मत करो, क्योंकि अगर आप उसे मछली दे दोगे वो दोबारा आप पर आश्रित रहेगा। एग्जैक्टली, वो डिपेंडेंट हो जाएगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अगर आपने उसको मछली पकड़ना सिखा दिया तो वो अगली बार खुद जाएगा और पकड़ के अपने लिए राशन का इंतजाम कर लेगा। ठीक है। जो भी लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं वो ये कहते हैं कि 10 साल तक के लिए आना था, 10 साल कभी के जा चुके हैं, जो भी सरकारें आती हैं इसको आगे बढ़ा देती हैं, आने वाले फिर 25 साल आगे बढ़ गए, कब तक चलेगा ऐसे? अपने पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में अगर ये मुद्दा हो तो मेरे को बता दीजिए जो ये कहे कि मैं जातिगत आधार पर रिजर्वेशन को खत्म करना चाहता हूं। कोई नहीं है। आने वाले टाइम में होगी कोई पार्टी? मुश्किल है। मैं बल्कि बड़े खुले दिल से अभी एक जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ है उसके बाद में एक दूसरा आंदोलन शुरू करने की बात आ रही है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। मैं खुले दिल से उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं पक्ष में हूं कि जातिगत आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन हो, विमेन्स के लिए रिजर्वेशन हो और डिफरेंटली एबल्ड पर्संस के लिए हो और इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर्स के लिए हो। मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूं कि ये जो सोसाइटी के 3 वर्ग हैं इनको पूरा एक्सपोजर मिलना चाहिए हर फील्ड में, हर सेक्टर में। आप जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये डेटा कहां से आएगा कि कौन इंसान कितना कमाता है? और जबकि आपको ये बहुत क्लियरली पता है कि डेटा कितने फ्लक्चुएट होते हैं, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। कोई भी इंसान कहते हैं कि हम तो 10,000 रुपए कमा रहे हैं। ये एक बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपको जो सरकारी जो डेटा है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, आप इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं जा सकते। ईडब्ल्यूएस का जो डेटा आया उसके हिसाब से ये था कि सबके सब ईडब्ल्यूएस बन गए, सारी जनरल कैटेगरी के लोग आ गए ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन लेने के लिए। अभी आते हैं, कई बार रिपोर्ट्स आती हैं, इस पुलिस वाले को हटाया जाता है, इस अफसर को हटाया जाता है। ये तो फिर पूरे इकोसिस्टम को चेंज करेंगे। थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा क्वेश्चन। ठीक है, इसका मेरे को आंसर भी तो बताओ। अच्छा, इसका आंसर ये है कि डेटा नए तरीके से बनेगा। ऐसे नहीं है कि डेटा नए तरीके से नहीं बन रहा। डेटा ने बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, जिन लोगों ने भी इस तरीके से चीजें की, गवर्नमेंट ने सैक किया उनको, हट गए वो लोग। 2-4 आ गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे भाई? अगर डेटा फजिंग की मैं बात करूं, वो शायद 1-2% लोग होंगे, लेकिन उन 1-2% लोगों की वजह से मैं बाकी 99 लोगों का हक क्यों मार रहा हूं? और जिस तरीके से सेंसस अगर गई है, अगर 22% 2011-12 में जो नई सेंसस आएगी तो उसमें डेटा ऑटोमेटिकली सामने आएगा। मुझे नहीं लगता कि जो डेटा निकल से, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 15% लोग निकल के आते हैं, तो क्या 15 के 15% लोग तो ऐसा नहीं कि गरीबी रेखा के नीचे नहीं होंगे, ऊपर होंगे, और जिन्होंने फजिंग करके या फोर्ज मतलब 420 करके अपने आप को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बना लिया। ठीक है, आपके पास में बहुत सारे गवर्नमेंट अगर करने पे है तो उनके पास में बहुत सारे टूल्स हैं, मैकेनिज्म है जहां पर वो एस्टैब्लिश कर लेंगे कि वेदर अ पर्सन इज डिजर्विंग कैंडिडेट और नॉट। ठीक है, तो यानी आपके कहने का पर्सपेक्टिव ये है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाली चीज में जो डॉक्यूमेंटेशन को लेके चीजें इधर उधर हुई हैं, उसमें सिस्टम का रोल बनता है कि वो सही तरीके से जांचे कि किसका डेटा क्या कहता है। मैं उसके आगे चल के एक बात करता हूं जी। आप जब
इस तरीके के रिजर्वेशंस को लेके अगर कोई भी आदमी अगर आगे जाता है, मान लीजिए 1% के लिए उसका सिलेक्शन हो गया, वो आगे चला गया, 2 साल 4 साल 5 साल नौकरी कर ली, पैसे कमा लिए, मैं ये कहता हूं आप ड्यू डिलिजेंस करिए, हर आदमी का, हर उसका। अगर आपको ड्यू डिलिजेंस करने में टाइम लग रहा है, आप जिस समय ये एस्टैब्लिश कर लीजिए कि इस बंदे ने गलत तरीके से रिजर्वेशन अवेल किया है, आप उसको उतने सालों का जो भी उसने कमाया है सारा रिकवरी उसके पास से लेके आइए। आजकल तो गवर्नमेंट वैसे भी बुलडोजर बाबा के नाम से चल रही है, तो आप जाइए उनका घर तोड़िए, वो करिए जिन्होंने देश के कानून और संविधान के साथ खेलने की कोशिश करी है, आप उनको आप जस्टिफाई करते हैं बुलडोजर वाली चीज को? मैं बिल्कुल करता हूँ। ओके, प्रोवाइडेड कि वो सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया हो, पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ना हो। एग्जैक्टली क्योंकि कई बार रिपोर्ट्स ये भी आती हैं कि बुलडोजर के नाम पे कई बार मिसयूज भी हो जाता है। खैर, हम रिजर्वेशन तक ही लिमिटेड रहते हैं। आपने जाति के खिलाफ तो बता दिया कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टेट की अगर मैं बात करूं, वहां पे धर्मों के हिसाब से भी रिजर्वेशन है। जब मैं जातिगत आधार पर मना कर रहा हूं तो धर्म के आधार पर तो एकदम ही नहीं फेवर में हूं। सीधी सी बात है, हमारे समाज में केवल 2 तरीके के लोग हैं, एक गरीब है, ठीक है, और एक मिडिल क्लास और अमीर लोग हैं। मिडिल क्लास अमीर लोग कॉम्पीट करके आए और जो भी नौकरी है, एडमिशंस हैं, उनको पाएं। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है, बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि उनके पास संसाधनों की कमी होगी, वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, कोचिंग नहीं ले पाएंगे, वो खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें हमको सपोर्ट देने की जरूरत है। एंड वंस एक बार ही उनके फैमिली में से अगर कोई निकल के आता है, फिर उस व्यक्ति की जो इमीडिएट फैमिली होगी उसको फिर रिजर्वेशन कैटेगरी से हटा दें। ठीक है, आपके हिसाब से आइडियल तरीके से चीजें क्या होनी चाहिए? किसी भी सरकार में इतनी तो कंडीशन नहीं है कि वो रिजर्वेशन हटा देगी। आपको क्या लगता है कभी देश में कुछ ऐसा बदलाव आएगा जब लोग, हर जाति के लोग आके कहेंगे कि रिजर्वेशन हटा दो? एक ऐसा भारत आप देख पाते हैं? फिलहाल जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें बड़ा मुश्किल लग रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है, अगर थोड़ा आगे चल के तूल पकड़ता है, सो उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें आने की उम्मीद है। बट अभी एज ऑफ नाउ नहीं लग रहा, क्योंकि बिकॉज रिजर्वेशन पॉलिसी ऐसी है जिसमें कोई भी दल अपना हाथ नहीं डालना चाहेगा। क्योंकि जब द मोमेंट उन्होंने अगर इस बारे में बोलना शुरू किया कि जातिगत आधार पर मैं रिजर्वेशन हटाने के फेवर में हूं, उस दिन वो चुनाव हार जाएगा, और कोई भी आदमी चुनाव नहीं हारना चाहता। आपको नहीं लगता कि देश की इकोनॉमी कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है इस चक्कर में? जिसको जितना देना चाहिए उतना मिलना चाहिए था। रिजर्वेशन के चक्कर में हमने देश में इतनी डिवाइड एंड रूल बना दिया है कि ना तो देश पनप पा रहा, ना डेवलप्ड इकोनॉमी हो पा रही। नहीं, इसमें 2 चीजें हैं। एक, अगर मैं रिजर्वेशन, मैं आपके जवाब क्वेश्चन पे आता हूं, बट उसके पहले मैं बता देता हूं कि उसको करेक्ट कैसे करना है। जी, रिजर्वेशन में हमने क्या करा, अगर आप देखेंगे जब जिस टाइम पर लोगों के 89%, 90% या 91% कट ऑफ जाता है, 85% कट ऑफ जाता है, रिजर्वेशन कैटेगरी में 22, 24, 23% जाता है। मैं कहता हूं कहीं पर वो एक बैरियर ऐसा लगाना पड़ेगा कि भाई मेरे जनरल कैटेगरी में जो मेरा लोएस्ट ग्रेड गया है उसमें से 10% या 20% और कम करके रिजर्वेशन कैटेगरी की भी मिनिमम जो परसेंटेज है वो फिक्स होगी, और उसके बाद जो भी सीट्स बचेंगी वो मर्ज होके जनरल कैटेगरी के हिसाब से उसकी में से कैंडिडेट फाइनल किए जाएंगे। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से ये एक तरीका हो सकता है। तो आप, बिकॉज आपको क्वालिटी ऑफ पीपल भी मेंटेन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मेरिट के बेसिस पे भी हमें देखना होगा। तो वो ऐसा नहीं है आप रिजर्वेशन देके आप किसी ऐसे आदमी को ले आए जिसको ABCD नहीं आती हो, बट चूंकि उसका जातिगत आधार पर या किसी भी आधार पर उसने रिजर्वेशन लिया है, दैट पर्सन इज नॉट कैपेबल इनफ to pursue the course or come do the job, then probably we have to remove them. Perfect. ये तो खैर सबको पता है कि अंबेडकर साहब क्यों चाहते थे कि रिजर्वेशन आए, लेकिन आपके हिसाब से क्या रीजन रहा होगा रिजर्वेशन आने का? जो उस समय की काल परिस्थितियां थी, अगर मैं बात करूं, समाज काफी हद तक 4 वर्गों में डिवाइडेड था जी, और उसमें से जो सबसे अंडर प्रिविलेज्ड वर्ग था वो चौथा वर्ग था, जिसको बाद में हरिजन और बाकी अलग अलग नामों से भी बुलाया गया। ठीक है। अब उस समय पर जो ये था कि अगर इनको अभी मौका नहीं दिया जाएगा तो ये जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ये शायद परिकल्पना रही होगी, इसी वजह से इन्होंने इस पूरा जो रिजर्वेशन सिस्टम है इसको आगे लेके आए होंगे, क्योंकि ये अंडर प्रिविलेज लोग मुख्य धारा में शामिल हों और आगे चल के पूरे देश के निर्माण में अपना सहयोग कर सकें। ठीक है। देश की आजादी को 75 से ज्यादा साल हो चुके हैं, क्या बदलाव आपके हिसाब से आए हैं जिन कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया था? मैंने पहले भी बोला, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आज की तारीख में कम्युनिटी का शोषण उन्हीं की कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं। ओके। समाज में उनकी स्थितियों में जो गरीब थे वो पहले भी गरीब थे, अभी भी वो उनकी स्थिति वही है।
हाँ, रिसोर्सेज अभी चीजें बदली हैं। अगर मैं पिछले करीब 14-15 सालों के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखता हूं तो हर जगह स्थितियां बदली हैं, क्योंकि जब मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूं और देखता हूं तो जो रिसोर्सेज हैं अब आज नीचे लोगों तक पहुंचने लगे हैं। किसी जमाने में हमारे किसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर मैं यहाँ से 1 रुपए भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुंचते हैं। आप राजीव गांधी जी की बात कर रहे हैं? हाँ, अब आज समय है जब सीधे बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफर उसके अकाउंट में जाता है, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं है। तो वो जो कंसेप्ट ऑफ मिडिलमैन है वो धीरे धीरे हट रहा है। इस तरीके के रिफॉर्म्स को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप ओवरनाइट चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी से भी, और ये चेंज आ रहा है। और जिस तरीके से पिछले 15 सालों में सरकार चली है, 14-15 सालों में या 12 सालों में जो भी है, ये समझ में आता है कि अब दूसरी अगर कोई सरकार आएगी, अगर मान लिया कि अगर बीजेपी शासन से जाती है और कोई दूसरी सत्ता आती है, उनको भी इन्हीं जो इनिशिएटिव्स हैं उनको लेके आगे चलने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपने इस बात पे एग्री किया कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन तब था, इस वजह से रिजर्वेशन मिला। ट्रू। आज हम 2026 के जुलाई महीने में बैठे हैं, बल्कि अगस्त शुरू हो गया अब तो। क्या जुलाई और अगस्त 2026 में ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। बट सोशल डिस्क्रिमिनेशन आज की तारीख में जातिगत आधार पर नहीं है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। क्यों नहीं है? अगर पहले के समय, आज से 50 साल या 70 साल पहले के बारे में बात करेंगे तो आप क्या करते थे? अगर एक स्पेसिफिक जाति वर्ग के लोग आ गए तो आप उनका छुआ खाना नहीं खाएंगे या उनका दिया पानी नहीं पिएंगे। आपको लगता है अब सब इक्वालिटी हो गई? मैं बताता हूँ जी। मैं मान के चलता हूँ कि हो गई। क्यों हो गई? आप जब होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपको पता है कि खाना बनाने वाला कौन है? नहीं मालूम है। अगर आपके घर में कोई काम करने वाला आ रहा है, उसकी अगर आपको जाति पता भी तो भी आप काम करा रहे हो, क्योंकि आपके पास में ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना? अगर आपके पास में, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और जो आप सामान कैरी करके लेके जा रहे हैं, क्या आप उसकी जाति पूछ के उसको सामान देते हैं? नहीं देते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो डिस्क्रिमिनेशन था कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया है। ठीक है, मैं आपको 2-3 खबरों का बताता हूँ। ठीक है। कल खबर आई कि मुजफ्फरनगर में मिड डे मील स्कीम में जो खाना बनाने वाली दीदी थी, उन्हें हटा दिया गया क्योंकि उनकी जाति कुछ अलग थी। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कोई इंसान शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का अगर घोड़ी पे बैठ के अपनी बहू को लेने जा रहा है तो उसको मारा पीटा गया, उसे जूतों की माला पहनाई गई। ये डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में 2026 में अगस्त के महीने में भी हो रहा है। महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं। कोई भी अच्छी चीज अगर आप करने जाएंगे तो ओवरनाइट चेंज नहीं आएगा। ये मैं बेसिकली मैं ये नहीं बोल रहा, अगर कोई भी रिफॉर्म अगर आ रहा है इट टेक्स टाइम। और जो बात अगर बोली है, ऐसे इक्के दुक्के इंसिडेंट होते हैं, होंगे, और उसको अरेस्ट करना, उसको एलिमिनेट करना, ये जो पूरा जो सरकारी तंत्र है, ये उसकी जिम्मेदारी भी है। और हम सारे समाज में जितने लोग रह रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। उनको भी समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में जातिगत आधार पर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे वो मैं दिल्ली एनसीआर में बैठा हूं या मैं किसी बी क्लास सिटी में हूं या सी क्लास सिटी में हूं या गांव में हूं, कहीं पर भी हूं, मेरे को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरीके के जाति वर्ग को एट एन इंडिविजुअल लेवल जब मैं खत्म करूंगा तब जाकर ये ओवरऑल लेवल पे खत्म होगा। ठीक है, आपने जब कास्ट के खिलाफ बोला तो क्या मुझे ये जानना है, आप शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ भी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? मैं तो सिंपल कह रहा हूं साहब कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, विमेन और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन विद ट्रांसजेंडर, ये 3 कैटेगरी के अलावा चौथी कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। अब आप अगर शेड्यूल ट्राइब्स की भी बात कर रहे हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने जीवन बिताया है, तो आज भी वो बिता रहे थे या आज से 5 साल पहले भी बिता रहे थे, तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो भी गरीबी रेखा के नीचे है। अगर वो गरीबी रेखा के नीचे और उनको रिजर्वेशन मिल रहा है और वो ग्रो करेंगे तो आने वाले 5, 7, 10 सालों में वो ग्रो कर जाएंगे। तो फिर वो शेड्यूल ट्राइब के बेसिस पे हम क्यों देना चाहते हैं? और अगर मैंने किसी भी एक जाति, एक वर्ग को अगर इंक्लूड करा तो फिर सारे वर्ग खड़े हो जाएंगे कि मुझे भी चाहिए। फिर आप ना ओबीसी को मना कर सकते हैं, ना एससी को मना कर सकते हैं, ना एसटी को मना कर सकते हैं। तो आप फिर महिला को भी बंद करो। अगर रिजर्वेशन नहीं देना, देश में रिजर्वेशन का आर भी ना आए, ना महिला को मिलेगा, ना ट्रांसजेंडर को मिलेगा, ना एलजीबीटी को मिलेगा, ना डिसेबल को मिलेगा, ना किसी पॉलिटिशियन को मिलेगा, सब खत्म करते हैं ना। आई डोंट अग्री विद यू। उसका सिंपल रीजन है, मैं वापस बोलता हूँ, रिजर्वेशन मैं इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे चुनाव जीतना है, या मैं इसलिए फेवर नहीं कर रहा कि मुझे चुनाव जीतना है। मैं ये तो महिला का समर्थन लेने वाली बात हुई है। 50% आपको लगता है कि रिजर्वेशन देने का मतलब हो गया, चलो 50% तो सपोर्ट आएगा। नहीं, जो पहली बात आयुष की, मैं चुनाव लड़ने नहीं जा रहा। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं अगर किसी को भी सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल अपने समाज में सुधार लाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
और समाज में सुधार तभी आएगा जब मैं अक्रॉस ऑल कम्युनिटी कास्ट सिस्टम, अगर मैं सारी चीजों को खत्म करके दो चीजें बेस पकड़ के चलूंगा, या तो आदमी गरीब है या आदमी अमीर है। और जब मैं अमीर आदमी की बात करता हूं तो वो लोअर मिडिल क्लास से ऊपर के लोग हैं या एकदम गरीब लोग हैं, जिनके लिए डेली का खाना पीना रहना, जो 5 बेसिक जो जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, इन 5 सेक्टर्स में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, आपने कहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। अभी 2-3 साल पहले की एक खबर थी कि मध्य प्रदेश में सीधी करके एक शहर है, वहां पे एक शेड्यूल्ड ट्राइब के आदमी पर एक जनरल कैटेगरी के आदमी ने पेशाब किया। बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी भी मध्य प्रदेश में क्योंकि सबसे ज्यादा ट्राइबल लोग आते हैं तो उनके लिए रिजर्वेशन जरूरी है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी है। अगर वो एजुकेट होते हैं, इस देश का नाम करते हैं, बड़े ऑफिसर बनते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये 2 अलग अलग चीजों को हम मिक्स कर रहे हैं। पहला, अगर किसी भी आदमी ने इस तरीके की जलील हरकत करी है तो उसके लिए बहुत सख्त कानून बने होने चाहिए। इट इज नॉट अबाउट कि उसने शेड्यूल्ड ट्राइब पे करा है। अगर वो एक ह्यूमन बीइंग होकर दूसरे ह्यूमन बीइंग के ऊपर अगर पेशाब कर रहा है या पी कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस आदमी के लिए कठोर से कठिन सजा होनी चाहिए। ठीक है। और ये एक रोल मॉडल बनना चाहिए ताकि बाकी कोई और दूसरा आदमी ऐसा ना सोच करने की हिम्मत जुटा सके। और ऐसा नहीं कि आज उसने एक शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए करा, कल को कोई किसी के लिए भी कर सकता है। बट आपको वहां पर सख्त नियम बनाने की जरूरत है। आप उसको जाति के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? अच्छा, ओके। आप ये मान के चलिए कि एक इंसान ने दूसरे इंसान पर ऐसा किया है। अगर उस पैरामीटर से देखेंगे तो मे भी शायद दिमाग में क्लैरिटी मिल जाएगी कि शायद ये सच हो सकता है। नहीं, वही होना भी चाहिए कि हम उसको इंसान मान के चले ना। हम शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों मान रहे हैं? वो भी इंसान है और जिसने किया वो भी है। अब इसने गलत किया, इसको सजा मिलनी चाहिए, और वो सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि जो देश के 150 करोड़ आबादी उनके लिए वो समझ में आए कि अगर मैंने अगर किसी के साथ में ऐसा व्यवहार किया तो मुझे क्या उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वो क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है क्या सजा मिली होगी? क्या मिला होगा मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, बट अभी मेरा डिस्कशन यहाँ पर यह है कि मैं रिजर्वेशन के रिफॉर्म के किस साइड में हूँ। ठीक है, मैं रिजर्वेशन को वापस कहता हूं, मैं मना नहीं कर रहा। मैं रिजर्वेशन को ये कह रहा हूं कि मैं जातिगत धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने के फेवर में नहीं हूं। सिंपल। ठीक है, महिलाओं की हमने बात कर ली कि महिलाओं को आप कहते हैं कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए? 50% की बात करें या 33 पर रुक जाए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। नहीं, फिर तो बड़ा मुश्किल है। आप अपने हिसाब से बताइए। इसलिए तो मेरे ख्याल से लेट अस बिगिन विद 33% जो गवर्नमेंट आज कह रही है, उसके बाद देखते हैं कहां पे परिणाम जाता है। इनिशियली इसको देखते हैं, क्या पता 50 बाद में चला जाए। ठीक है, लेट अस गो विद 33%। आपको क्या लगता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया था, गवर्नमेंट ने 2017 में कहा था कि हम ऐसा प्लान करेंगे, कुछ लोगों ने कहा पॉलिटिकल गिमिक है, इलेक्शन में जीतना है इसलिए कर रहे हैं, इसका फायदा हुआ? मेरे ख्याल से चुनाव जीतने के लिए इन सब चीजों के ऊपर बात करने से बेहतर होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो चुनाव जिताती हैं, खाली मुद्दा नहीं होता रिजर्वेशन का। उस समय की काल परिस्थितियां कैसी हैं वो डिसाइड करती हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, एक चुनाव का टाइम ऐसा था जब अपना एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। हाँ, ये उसी इलेक्शन समय के बाद में चुनाव हुए थे, उसके बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए थे। सेकेंड चीज है, अगर मैं बात करूं बीजेपी गवर्नमेंट की, बीजेपी ने क्या करा है? बीजेपी ने बेसिकली हिंदू वोट्स को यूनिफाइड किया है। अगर और यही उनको हर चुनाव दर चुनाव आगे बढ़ा रहा है। पहले क्या था कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो सारे लोग एक फतवे के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट डालते थे और बाकी हिंदू समाज बटा हुआ था। वो कोई एससी था, कोई एसटी था, कोई ठाकुर था, कोई पंडित था, कोई कुछ था। मैं उसी सिस्टम को खत्म करने की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि आप चाहते हैं कि हिंदू समाज एक हो जाए? मैं कहता हूँ भारत समाज एक हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू अलग हो, मुस्लिम अलग हो, सिख अलग हो, ईसाई अलग हो, ये सारे लोग मिलके एक रहे। मैं केवल 2 कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, या तो आदमी इंसान गरीब है, या इंसान लोअर मिडिल क्लास से अपर कैटेगरी में है। भारतीय जनता पार्टी का चंद्रशेखर बाबू नायडू, जो मैं बात कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की, उनके साथ में गठबंधन हो रखा है। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो वहां पे मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया जाता है, जबकि मोदी सरकार साथ में है इनके। आपको क्या लगता है, हट जाना चाहिए इमीडिएटली? बिल्कुल हटना चाहिए, क्योंकि मैं धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने के पक्ष में कतई नहीं। बट भारतीय जनता पार्टी साथ में उनके।
हाँ, वो अगर साथ में है तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। मैं तो देश के लेवल पे बात कर रहा हूँ। अगर वो नहीं देंगे साथ तो सरकार हिल जाएगी। सरकार एक बार सरकार जाएगी, दूसरी बार आएगी। सरकार ऐसा तो नहीं कि कोई जिंदगी भर, अगर आज नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने तो वो जिंदगी भर प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ठीक है। चुनाव हर 5 साल में होते हैं। अगर आपने एक बार चुनाव हारे और खाली इसी मुद्दे की वजह से हारे तो फिर आपको दोबारा मौका मिलेगा। जिसने करा है वो वापस आएगा। अगर वो सही तरीके से देश नहीं चला पाया या प्रदेश नहीं चला पाया, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है। और चुनाव, मैं वापस बोलता हूँ कि खाली इस मुद्दे पर नहीं जीता जाता कि खाली रिजर्वेशन है कि नहीं है। हाँ, वोट बैंक आपका शिफ्ट हो सकता है, बट मैं वापस राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे को ओवरऑल समाज को अपलिफ्ट करना है तो मुझे कैसे करना है। क्या फ्यूचर में कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि सभी पार्टी के लोग एकमत होकर बोलेंगे? कभी नहीं कि रिजर्वेशन पे बात करते हैं। कभी नहीं। हर पार्टी अपना एजेंडा खुद चला रही है अलग अलग तरीके से, और अपने अपने जो वोट बैंक्स हैं उनको कन्फाइंड करने की कोशिश कर रही है, और इस वजह से कोई भी पार्टी इस बारे में बात नहीं करेगी। ठीक है। एसके सर, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं? मैं जनरल से आता हूं। मैं भी जनरल कैटेगरी से आता हूं। तो सवाल सिर्फ इतना है कि हम जनरल कैटेगरी वाले के लोग जो हैं सिर्फ वही बोलेंगे कि रिजर्वेशन के हम समर्थक में नहीं हैं, रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। बाकी कम्युनिटी के लोग कभी आते ही नहीं। क्यों? मलाई मिल रही है उनको? शायद सही बोल रहे हैं आप, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है, और इसमें भी सबसे दुख की बात यह है कि वो लोग इसका फेवर करते हैं जो ऑलरेडी इसको अवेल कर चुके हैं। ये उनके ही सोसाइटी के, अगर मैं SC/ST कम्युनिटी की बात करूं, उस कम्युनिटी के जो नीचे गरीब लोग बैठे हुए उनको तो ये मौका मिल ही नहीं रहा है। अगर मैं कहता हूं आप बैंक के PO हो गए, आप महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो फिर आपको रिजर्वेशन क्यों चाहिए? अगर आप महीने का 50,000 या 75,000 कमा रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन क्यों चाहिए? और अगर आप 50,000 रुपए का कट ऑफ इनकम है कि 50,000 से नीचे कमाने वाले सारे आएंगे, तो फिर आप भी आइए। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की जो OBC में क्रीमी लेयर को लेकर जजमेंट आई थी कुछ साल पहले, कुछ दशकों पहले, तो आपको लगता है कि क्रीमी लेयर का जो सेटअप है, क्रीमी लेयर का जो हमने प्लान किया है, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में भी आ जाना चाहिए कि उसमें जो पर्टिकुलरली रिच हैं उनको छोड़ के बाकी शेड्यूल कास्ट के जो कम्युनिटी के लोग हैं? आप मेरे टॉपिक को ही, और जो मेरे आंसर्स हैं उसको आप कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टली खत्म हो जाना चाहिए। मैं तो सिंपल कह रहा हूं कि खत्म हो जाना, आप तो कहते हैं कि खत्म हो जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ऐसा हो सकता है? अगर करना है, मैं वापस इसी बात का समर्थक हूं कि जो क्रीमी लेयर है वो क्या है, बेसिकली दे आर डूइंग वेल इन, आई मीन ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट। ठीक है, करेक्ट। तो अगर उनके पास में ये सुख सुविधाएं, साधन उपलब्ध हैं, तो उनको छोड़ देना चाहिए दूसरों के लिए, कि ताकि जो दूसरे लोग हैं वो अपलिफ्ट हो सके। और अगर वो ST में या किसी और कम्युनिटी में जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूं, बट ये हटेगा नहीं, क्योंकि ना तो सत्ता दल चाहेगी और ना विपक्ष चाहेगा कि ये रिजर्वेशन हटे, बल्कि वो तो गर्म मुद्दा है। बिल्कुल, ठीक है। हाल फिलहाल में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी, इनइक्वालिटी रिपोर्ट। उसमें कहा गया कि देश में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, गरीब और गरीब बन रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है। अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो कहते हैं कि ये रिपोर्ट सही है, सरकार कहती है कि डेटा गलत है। आपके हिसाब से क्या देश में इनइक्वालिटी आई है? कुछ हद तक है, एग्जिस्ट करती है। ऐसा ये कोई नई चीज नहीं है जो पहली बार आई है। और अगर मैं बोलूं खाई बहुत बढ़ी है, तो शायद नहीं बढ़ी है। शायद नहीं बढ़ी है। मैं इस फेवर में नहीं हूं जहां पर ये बोला जाए कि ये मतलब जो लोग गरीब हुए हैं बहुत गरीब हुए। बट कोविड के बाद चीजें खराब हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा से और नीचे हो गए हैं। अब जब सेंसस आएगा तो मे भी शायद हम ऑफिशियली तब पता कर पाएं। अगर ऐसा है तो फिर तो मेरी रिकमेंडेशन को मान लेना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि गरीब लोगों को आप रिजर्वेशन देके अपलिफ्ट कराइए ना। आप जातिगत आधार पर लगे हुए हैं। आप में कौन है? मुझे लगता है विपक्ष भी आ गया, सत्ताधारी पार्टी भी आ गए। किसी इंसान को नई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, जो बनी थी CJP करके, सो कॉल्ड पार्टी, सबको चाहिए, सबके अपने फायदे हैं। वो फायदे के लिए ही है, वो उनको चुनाव जीतना है, इसलिए रिजर्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है। जिस दिन अगर अपने पार्टी के निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर अगर सोचना शुरू करेंगे समाज के बारे में, तो समाज को केवल इस नजरिए से देखेंगे कि हमारे समाज के अंडर प्रिविलेज्ड वर्ग कौन से हैं, और उसमें आप क्लासिफाई कर लीजिए। ठीक है। एसके सर, आप कैसा भारत देखते हैं? सपनों का भारत कैसा है आपका? मैं भारत को एक विश्वगुरु के रूप में देखता हूं, और आज हम भले कुछ देशों से पीछे हैं, बट मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। आने वाले समय में मेरे ख्याल से
15 से 20 सालों के बाद भारत एक विश्वगुरु की स्थिति में रहेगा। ठीक है, सरकार तो कहती है हम बन चुके हैं विश्वगुरु, बहुत पहले के बनते जा रहे हैं। अभी नहीं, अगर हम डेमोक्रेसी हैं, हम अगर हम विश्वगुरु होते जी, सो जो हमारा अमेरिका ईरान वॉर हुआ, इजराइल वॉर हुआ, हम इसमें दोनों पक्षों की तरफ नहीं खड़े होते। हम इजराइल की तरफ भी खड़े थे, हम ईरान की तरफ भी खड़े थे। ठीक है, अगर हम विश्वगुरु होते तो हम बताते कि किसको क्या करना चाहिए। अभी हम उस पोजीशन पे नहीं आए हैं। ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि ये चीज तो नहीं हुई विश्वगुरु करने वाली? अभी हम विश्वगुरु की स्थिति में नहीं। आपके हिसाब से किसका समर्थन देना चाहिए था, इजराइल का इस युद्ध में? नहीं, मतलब दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं इस बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। और ये जो घटनाएं घटी हैं, ये ऐसा नहीं कि ओवरनाइट है। इजराइल के साथ भी ज्यादतियां हुई हैं और ईरान ने भी बहुत पहले से तैयारी करके रखी थी, तो ऐसा नहीं है। और चीजें दोनों तरफ से खराब हुई हैं, दोनों तरफ से खराब हुई हैं, तभी वो एक युद्ध बना। युद्ध में, वरना वो एक तरफा होता तो शायद वॉर होती नहीं। ठीक है, आपके हिसाब से क्या डेटा, क्या मतलब स्पेसिफिक आप बता पाएंगे कि कितना डेटा आप चाह रहे हैं कि इतना डेटा इसको मिले, इतना रिजर्वेशन इसको मिले? मैंने 3 कैटेगरी बताई आयुष जी। और 3 कैटेगरी में पहले हम ऑलरेडी फ्रीज कर चुके हैं, जो मेरे हिसाब से हमने फ्रीज किया है, हमने लेआउट है हमारा जी। 33% विमेन को, ठीक है, 100 में से 33 महिला चली गई। 12% जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को गया, ठीक है। और जो बचा है आपका 5%, वो आपका डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, विच इंक्लूड्स ट्रांसजेंडर ऑल्सो। ओके, तो यानी कि ये करीबन डेटा जो जाता है ये 50% के आसपास बैठता है। तो 50% हमारे एसके सर ने कहा है कि इतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो अभी 70-80% है, 60-70% है, आप 50 अभी भी दे रहे हैं। बात वो करें ना कि रिजर्वेशन खत्म हो गया, अभी भी हमने 2 में से 1 चीज को रिजर्वेशन के लिए रख दिया है। आप ये समझिए ना कि आपका जो 50% है, इसमें जातिगत आधार पे है ही नहीं, धर्म के आधार पे है ही नहीं, इसके क्राइटेरिया बड़े डिफरेंट हैं। और ये वो क्राइटेरिया है जहां पर आप भी चाहेंगे कि ये लोग समाज के, ये लोग ऊपर उठ के आए। महिलाओं का पार्टिसिपेशन, जो कहेंगे कि नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए महिलाओं का समर्थन, हमें नहीं चाहिए महिला का रिजर्वेशन। इक्वालिटी की बात करो, जो पढ़ेगा वो बनेगा, बात खत्म। नहीं, बट अगर नहीं है, अगर किसी को मौका मिला किसी लड़की को पढ़ने का, तो वो कहाँ जाएगी? तो वो आज भी समाज में अगर आप गांव में चले जाइए, लड़कियों को पढ़ाते नहीं है। अगर पेरेंट्स के पास में रिसोर्स है कि 2 में से किसी एक बच्चे को पढ़ा सकता है, वो लड़के को पढ़ाता है, लड़की को नहीं पढ़ाता है। एग्जैक्टली, वही तो मैं कहना चाह रहा था इतनी देर से कि ये जो आपने डेटा दिया महिला वाला, ये सेम शेड्यूल कास्ट में आता है, ये सेम शेड्यूल ट्राइब्स में आता है, ये सेम किसी अदर रिलीजन में भी आता है। उनका कहना भी यही है कि हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो पढ़ने का मौका नहीं मिला, इसीलिए तो मौका देके 33% में लेके आ रहे हैं। आप ये क्यों कहना चाह रहे हैं कि मैं SC ST को दूंगा या एक पर्टिकुलर जाति वर्ग को दूंगा? नहीं देना है। आप अगर आपको मौका नहीं मिला, ये मौका है कि आप कॉम्पीट करिए और वापस आइए अपना। आपका परसेंटेज अगर कोई एक 80% पे जा रहा है, आप 20% पे जाएंगे। आप जो 50 वाला कह रहे हैं, ये भी आप कुछ टाइम के लिए कह रहे होंगे, कुछ समय के लिए, 10 साल के लिए। जैसे आप रिव्यू करते रहिए, आप रिव्यू करते रहिए, अपना एक टेन्योर बना लीजिए कि हर 10 साल में रिव्यू करेंगे और उसके बाद में देखेंगे, अगर जरूरत हुई तो परसेंटेज कम करते जाएंगे ग्रेजुअली। अगर आपको लगता है कि आपका महिलाएं जो है का पार्टिसिपेशन ऑलरेडी काफी आ गया है और ये लोगों में अवेयरनेस पहुंच गई है सोसाइटी में कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाना भी जरूरी है, बिकॉज महिलाएं भी जैसे गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये एक पहिया घर की महिला है और दूसरी घर का पुरुष है, और दोनों मिलके ही परिवार चला रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर देश चलाना तो इन 2 पहियों की जरूरत पड़ेगी और जिनमें इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सो अगर मैं जब उस लेवल पे आ जाऊंगा जब महिलाएं इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं देश चलाने में और देश की ग्रोथ में, तो फिर शायद हम उस समय बात कर सकते हैं कि धीरे धीरे उसको रिड्यूस किया जाए। हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बाकी बहुत सारी अलग कैटेगरी की तो बात कर ली, लेकिन हमने ओबीसी की बात नहीं करी खुल के। ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्डली क्लास, इन लोगों को रिजर्वेशन क्या गलती से दे दिया हमने, या देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? पहले आप ये बताइए, ओबीसी को हमने कैटेगराइज किस बेसिस पर किया है? ओबीसी का कैटेगराइजेशन का बेसिस क्या था? पैसा। करेक्ट। मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं, मैं भी तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देने की बात कर रहा हूं, तो ओबीसी भी उसमें कवर होगा। तो ओबीसी को तो कंप्लीटली एलिमिनेट कर लेना चाहिए। आपके हिसाब से जो अभी सरकार कास्ट सेंसस पे लेकर राजी हो गई है कि कास्ट सेंसस करा देते हैं, जब कास्ट सेंसस होगा फिर पता लगेगा कि अरे इस कम्युनिटी की इतनी बुरी हालत है, इस कम्युनिटी की इतनी बुरी हालत है, सड़कों पे आएंगे, प्रोटेस्ट होगा, फिर नया रिजर्वेशन मिल जाएगा। सरकार को कास्ट रिजर्वेशन के लिए, कास्ट सेंसस के लिए मना कर देना चाहिए था। मैं कहता हूं वापस
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आएगा के लिए रिजर्वेशन होगा, तो बाकी चीजों की जरूरत बट कास्ट सेंसस तो गलत है ना, ये तो नहीं होना चाहिए था। ये सेंसस में इस बार अलाउ क्यों किया सरकार ने? सरकार बांटना चाहती है जातियों में? नहीं, ये किसने बोला कि अगर सरकार जातिगत आधार पर अगर जनगणना करेगी तो उसमें समाज बट जाएगा? बिल्कुल, जब डेटा आता है बिहार में यही हुआ। समाज बटेगा किस बात पे? क्योंकि आप उन समाज को रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। विपक्ष जो ये मुद्दा उठा रहा है बार बार, उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब मुझे पता चलेगा कि अभी मैं से 15% रिजर्वेशन मिल रहा है से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या सेक्शन को, उनकी जो भागीदारी है पॉपुलेशन में वो 25% है, तो फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि मेरे को 25% की भागीदारी के साथ बिल्कुल बिल्कुल। सो जो कास्ट जो सेंसस करने की बात कर रहे हैं उसके पीछे अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जितने मेरे परसेंट के लोग हैं उतने परसेंट का पार्टिसिपेशन मिल जाना चाहिए। तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये कास्ट सेंसस भी नहीं होना चाहिए था इस हिसाब से, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार ने गलती कर दी इस चीज को। नहीं, कास्ट सेंसस को मैं अगेन बोलता हूँ कि अगर होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बट कास्ट सेंसस के बेस पे रिजर्वेशन के परसेंटेज चिंगारी तो है ना, देश के लिए तो गलती है। अब ये राजनीतिक मुद्दा है, इसमें मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हर कोई इसको अपने हिसाब से खेलने की कोशिश करेगा। परफेक्ट। एक और हम जहां पे ऐसे भारत की परिकल्पना कर रहे हैं जहां पर जातिगत आधार पर कोई भी जान पहचाने ना किसी को, और दूसरी तरफ अगर हम जातिगत आधार पर अगर अगर हम जनगणना करने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इक्वालिटी का मतलब आपके लिए क्या ये होता है कि बिल्कुल इक्वल होना चाहिए चीजें, या कई बार हम लोगों को थोड़े बेनिफिट देनी चाहिए सामने वाले को ताकि वो अपलिफ्ट हो सके? देखिए, इक्वालिटी का बेसिक मतलब ये होता है कि आपको एक बेंचमार्क डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर अ फैमिली और फॉर अ ह्यूमन बीइंग मेरा मिनिमम अर्निंग पर ईयर अर्निंग मेरी इतनी है, सो मैं उस लाइन से ऊपर हूं और मैं उस लाइन के नीचे हूं। अब आदमी को खाली रिजर्वेशन मिल जाएगा उसके ऊपर तो ग्रो नहीं करेगा, आपको एफर्ट्स करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और तब आप जाके ग्रो करेंगे। कोई भी खाली इस आधार पर तो ग्रो नहीं कर पाएगा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर जाति या कम्युनिटी में पैदा हो गया था। नहीं, वैसा तो नहीं है। इवन अगर मैं बात करूं SC ST कैटेगरी से भी जो अवेल करके आते हैं, उन्होंने भी तो मेहनत करी है, तभी तो जाके वो IAS IPS और बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेलेक्ट होते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर अल्टीमेटली जो है एलिजिबिलिटी है, और उस एलिजिबिलिटी को लाने के लिए आपको जो एफर्ट करना वो तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके सर हमें ये कौन कहता है कि, और ये क्यों कहते हैं लोग कि रिजर्वेशन इज अबाउट चैरिटी? हम चैरिटी थोड़ी कर रहे हैं, इट्स अबाउट रिप्रेजेंटेशन। जो सरकार ने दिया, जो अंबेडकर साहब ने सोचा था, हम इसको चैरिटी क्यों समझ लेते हैं? ये हमारे हाथ में कैसे आ जाता है? कोई अगर ऐसा समझ रहा है तो ये बहुत ही गलत है। ये चैरिटी नहीं है। इट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन इज टू अपलिफ्ट द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल और द कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी। ये उस वजह से था, ये चैरिटी नहीं कर रहे थे। और अब जो मैं नए मॉडल की बात कर रहा हूँ वहां पर भी वो चैरिटी नहीं है, इसमें मैं इक्वल पार्टिसिपेशन की बात कर रहा हूँ, जहां सबको समान अवसर मिले चीजों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने का, और अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पर आगे सेलेक्ट हो रहे। ठीक है, अभी बात करते हैं द रिसेंट कंट्रोवर्सी, द रिसेंट न्यूज, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। इंस्टाग्राम पे एक पेज बन चुका है, लोग बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इसके बारे में बात होनी चाहिए, और 16 अगस्त को एक तारीख निकाली है जिस दिन प्रोटेस्ट किया जाएगा। क्या होने वाला है? अभी आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर ऐसा कुछ इस तरीके का आंदोलन अगर निकल के आता है तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा, क्योंकि ये सारे राजनीतिक दलों से हटकर एक नया इनिशिएटिव है, और ये जो लोग ये इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, मैं मतलब अगर मैं खुले दिल से बोलूं तो मैं उनके साथ में हूं। बट कौन आएगा इसके समर्थन में? जनरल कैटेगरी के बच्चे? पॉलिटिशियन तो नहीं आ सकते, क्योंकि वहां तो रोटी नहीं सेकी जाएंगी। रोटी सेकने की कोशिश तो अभी कॉकरोच जनता पार्टी वाले आंदोलन में भी किया था लोगों ने, ठीक है, लेकिन वो समझ में आ गया कि उनकी मतलब मौकरी होके रह गया जिस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और जिससे और जब सुलह हो गई थी उनकी सरकार के साथ में, और जिन्होंने विपक्षी दलों को जिस तरीके से साइडलाइन किया था, तो वो जाहिर सी बात है कि वो CJP नहीं चाहती थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन उनके साथ हो। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में दिल्ली के जंतर मंतर पे CJP का प्रोटेस्ट हुआ, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जीत हुई बच्चों की? मैं इसको मानता हूं इसमें किसी की भी जीत नहीं हुई। अभी इस पूरे मुद्दे को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया था। जेनजी का गुस्सा जायज है, जिन मुद्दों पे उन्होंने बात करी थी, बट जिस तरीके से बात करी वो गलत है। अभिजीत दीपिके एयरपोर्ट पे उतरता है, आप उसको जाके वहीं पर परमिशन दे रहे हैं, तो आपने उसको VIP स्टेटस तो उसी दिन दे दिया।
बट अगर उसको पकड़ लेते तो उसको शहीद का टैग मिल जाता। नहीं, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं थी, उसका जो नॉर्मल प्रोसेस था उससे जाके वो अप्रूवल लेता आता और उसके बाद में अपना आंदोलन चालू करता। ठीक है, आपने सोसाइटी में ये मतलब आपने न्यूज चैनल्स में हर जगह दिखा के बढ़ा चढ़ा के उन्होंने आपने बता दिया कि वो मतलब अभिजीत दीपके समथिंग हु इज वेरी बिग एंड हु इज गोइंग टू कम फॉर दिस आंदोलन, तो ठीक है, उससे वहां से उसको जो फुटेज जो माइलेज मिलना शुरू हुआ वो आगे कंटिन्यू हो गया। विपक्ष तो कहता है कि मीडिया बेकी हुई है, मीडिया ने उनका समर्थन नहीं दिखाया, मीडिया ने खबरें नहीं दिखाई। आप कहते हैं कि मीडिया ने अभिजीत दीपके को चढ़ा दिया बिना दो चीजें, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मीडिया, इन दो की वजह से ही तो आगे बढ़ा। आज की तारीख में जब ये आंदोलन चल रहा था हर घर में इस आंदोलन की बात हो रही थी। उस घर में अगर मैं अपने घर में बात करूं तो मेरे बेटे उसके फेवर में बात कर रहे थे। आई वॉज हैविंग अ वेरी बैलेंस्ड ओपिनियन। तो बट वो हर घर में डिस्कशन था। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, बीजेपी के जो एमपी हैं, मंत्री हैं, उनके बच्चों ने उसके समर्थन में बात करी, ज्वाइन किया है। एग्जैक्टली, यस, उनके समर्थन में बात करी है। तो ठीक है, अभी नई जनरेशन है, वो नए तरीके से सोच रहे हैं। बट क्या क्या गलत सोच रहे हैं नई जनरेशन? आई थिंक अच्छा सोच रहे हैं। मैं वापस कह रहा हूँ कि थॉट प्रोसेस सही था, एग्जीक्यूशन का तरीका गलत था। क्या सही होना चाहिए था? तरीका बताइए। आपको अगर एग्जीक्यूशन अगर करना है, आप प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, आपको परमिशन मिल रही है, ठीक है, बट एक गाली गलौज देने को कौन कर रहा है? आप एक देश का जो मैं बोलूंगा राष्ट्रपति के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री का पद है, उस पद पर बैठे व्यक्ति को आप गाली दे रहे हो, उसके परिवार के लोगों को आप गाली दे रहे हो, तो ये कहाँ का थॉट प्रोसेस, ये कहाँ की सभ्यता है, कहाँ का कल्चर है? कहीं से लग रहा है कि हम भारतीय समाज के लोग हैं। ये सोच आप में कहाँ से आई? और मैं तो आई वॉज वेरी शॉक टू सी कि एक लड़की जिसने बहुत अभद्र गालियां दी हैं, उसके फादर उस लड़की के बचाव में खड़े हुए हैं। उनको तो उल्टा अपनी लड़की से पूछना चाहिए कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे कि तुम किसी को गाली दे सको, और दैट टू इन द पब्लिक फोरम। आपका गुस्सा जायज हो सकता है, बट गुस्सा प्रेजेंट करने का तरीका तो सही होना चाहिए। तो यानी कि उसको गाली नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो इस सभ्य समाज में अलाउ ही नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई बोल रहा, अब फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, मैं तो आज की तारीख में अगर आप चैनल पे बैठे हुए लोगों को देखिए, देयर आर कपल ऑफ पॉलिटिशियंस जिन्होंने चैनल पे गाली दी है। हर पार्टी के लोग हैं। हाँ, हर पार्टी के। मैं किसी एक पार्टी का फेवर नहीं कर रहा, मैं कम से कम ऐसे कई लोगों को देखा जिन्होंने पार्टी पे खुले तौर पे गाली दी है, और दे आर द सीनियर लीडर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्टी। एग्जैक्टली, यस। और इस तरीके के लोग अगर राजनीति में आएंगे तो देश का भविष्य क्या होगा भगवान ही जाने। ठीक है, उस लड़की ने गाली दी, मैं मानता हूं कि उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद का पता है आपको क्या हुआ? उस लड़की पे एफआईआर हुई है। एफआईआर गाली देने पे आपको लगता है कि इस देश में मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, देखिए मैं गाली को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं गाली को जस्टिफाई एकदम नहीं कर रहा। दूसरा ये कि आपने गाली दी किसको है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो गाली दी किसको है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप खुले मंच से गाली दे रहे हो और वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसका मतलब आप कल्प्रेट हो, और अगर आप कल्प्रेट हो तो आपको जो भी संविधान की धाराएं हैं उसके तहत अगर मुकदमा दर्ज होता है तो होना चाहिए। ठीक है, उस लड़की ने प्रधानमंत्री को गाली दी। बिल्कुल, इस सभ्य समाज में एक महिला को, एक पुरुष को कभी गाली नहीं देनी चाहिए। इस देश में ऐसे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो खुले तौर पर मीडिया के सामने आके, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो महात्मा गांधी को गाली देते हैं, अय्याश बताते हैं उन्हें। वो भी तो गलत है। कोई भी जो हमारे आइडियोलॉजी रही है, जो पुराने लोग रहे हैं, उनके बारे में अगर कुछ इस तरीके की बात अगर कोई भी करता है वो गलत है। मेरे को ये समझना पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति के बारे में एक उसका व्यक्तिगत जीवन होता है, बिल्कुल, और एक उसका सार्वजनिक जीवन होता है। वो अपने आपके सार्वजनिक जीवन में जब वो ड्यूटीज डिलीवर कर रहा है, क्या वहां पर वो कोई गलती कर रहा है? और अगर गलती नहीं कर रहा, देश के प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहा, तो आप किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं, जब मैं डिबेट सुनता हूँ बड़ा अफसोस होता है कि लोग कभी वो नेहरू के बारे में बात करेंगे, कभी वो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करेंगे, कभी किसी के बारे में बात करेंगे। इस बारे में बात ही क्यों करनी? एक हर आदमी का, हर इंसान का एक अपना पर्सनल स्पेस है, और वो अपने स्पेस में उसने क्या किया है पास्ट में, उससे और वो देश के हित में क्या काम कर रहा है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है? तो मैं नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर है, जो किया उसकी आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों पे बहस करिए, ठीक है। लेकिन इस तरीके की गाली गलौज करके आप किसी के पर्सनल स्पेस में जाके उसको डीमीन करने की जरूरत नहीं। विपक्ष ये कहता है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सोनिया गांधी जी को बहुत गंदा गंदा बोला था।
50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, ऐसी है वैसी है, तो आई थिंक संवैधानिक पद पर तो वो भी थे, वो भी नहीं बोलना चाहिए था। मैं किसी एक आदमी की का पक्षधर नहीं हूं। अगर किसी ने भी संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने सार्वजनिक जीवन में इस तरीके की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, तो वो दोषी है, वो गलत है। ठीक है, अब आपने संवैधानिक पद पर जो बोला, ठीक है, एग्री करता हूं। सोशल मीडिया पर जब इन लड़कियों ने वीडियो डाली तो इनके खिलाफ में कुछ पार्टी के समर्थकों ने उल्टी गाली देनी शुरू करी, और इतनी गंदी गाली थी कि मैं बता नहीं सकता आपको। क्या वो गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। अगर हम सभ्य समाज की बात कर ही रहे हैं, एक आदर्श भारत की बात कर रहे हैं, तो गाली ही अलाउ नहीं होनी चाहिए। नहीं होना, चाहे इंसान किसी भी पोस्ट पर हो, बिल्कुल, चाहे भीख मांगने वाला कोई इंसान बैठा हो या कोई देश का राष्ट्रपति बैठा हुआ हो, बिल्कुल गाली किसी का हक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक रिजर्वेशन का ना बहुत ओपन होके डिस्कशन करना चाहिए किसी भी इंसान को। ऐसा ना लगे कि ये बायस्ड है किसी चीज को लेकर, और वही जरूरी भी है। हो सकता है कि हमारे पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं कि हम इसके समर्थन में हैं, खिलाफ में हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द ओपन डिबेट, लेट्स डू अ ओपन डिबेट। और वही हमारी आज कोशिश पे थी। अगर ऑडियंस में से किसी को आपसे कोऑर्डिनेट करना है, आपसे जुड़ना चाहता है, किस तरीके से आपसे जुड़ा जा सकता है? मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे पास इसमें आएंगे, अपने जो पॉडकास्ट है जी और रील्स है उसमें रहेगा, उसमें कोई भी आदमी मेरे को अप्रोच कर सकता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एसके सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर स्टूडियो। आई बिलीव आपको अच्छा लगा होगा आज के पॉडकास्ट पे आगे। इट वाज अ वेरी हीटेड कॉन्वर्सेशन, बट मुझे लगता है कि आपको काफी इनोवेटिव तरीके से डिस्कशन किया। बहुत सारे ऐसे थे क्वेश्चन जो मेरे लिए भी थोड़ा बाउंसर्स लग रहे थे जी, बट आई ट्राइड टू आंसर एग्जैक्टली। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो जिसको मैं कहूंगा इट इज क्लोज टू हार्ट फॉर एवरीवन। अगर मैं रिजर्वेशन मुद्दे पे बात करूं, चाहे वो अपर कास्ट हो या शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या कोई भी हो, एग्जैक्टली मेरे ख्याल से अब वो समय आ गया है जहां पर हमको जातिगत आधारों से ऊपर उठकर और समाज की विसंगतियों को दूर करने के लिए मुख्य तौर पर ये देखना पड़ेगा कि जो समाज का गरीब वर्ग है वो ग्रो करके आ गया, क्योंकि जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक समाज और देश ग्रो नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 2047 तक, यानी 2047 तक हमें डेवलप्ड इंडिया बनाना है। तो डेवलप्ड इंडिया तभी बनेगा जब इस देश के लोग ओपन अप होके इस बारे में डिस्कशन करेंगे और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, बशर्ते कि हम किसी को गाली दें या कुछ भी करें। अब टाइम है कि सड़कों पर उतरने से ज्यादा इस देश के लिए कुछ काम करने का। और आज हमने बात करी एसके सर से रिगार्डिंग दिस। मैं चाहूंगा कि एसके सर आप दोबारा से आएं, दोबारा से खुलकर किसी चीज के ऊपर डिस्कशन करें। श्योर, आई मीन अच्छा लगा आयुष बात करके, और ये काफी इट इज वेरी क्लोज टू हार्ट टॉपिक है सभी के लिए, मेरे सारे हिंदुस्तानियों के लिए, वो चाहे राजनीतिक दल में हो, नौकरी में हो या बिजनेस में हो या कोई भी अपना काम कर रहा हो, क्योंकि इस तरीके की स्ट्रगल कभी ना कभी कहीं ना कहीं हर एक ने फेस करी होती है। तो अगर हम इस मुद्दे ऐसे सोशल मुद्दों पे अगर बात कर सके और कुछ अगर वहां से बेहतर निकल सके तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा बेहतर हो। वुड लव टू। थैंक यू सो मच एसके सर। सो मच। एंड आई बिलीव हमारा आज का पॉडकास्ट ऑडियंस को बहुत अलग लगा होगा, बहुत नया लगा होगा, बहुत एनर्जी वाला भी लगा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज दिल खोल के हमने बात करी है। हो सकता है कि इसके ओपिनियन आपको उल्टे लगे, हो सकता है आपके ओपिनियन इसको गलत भी लग सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ चाहते थे कि डिस्कशन हो, और इस आजाद मुल्क में, इस आजाद देश में इतनी तो हमें आजादी है कि इसके बारे में बात हो सके। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।